गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड की जो पेपर है उसमें हम शैवाल के इतिहास व वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी गवर्नमेंट कॉलेज बीबी रानी में वनस्पति शास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूं और आज हम शैवालों के इतिहास व वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो शैवाल हैं इनका वर्णन बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। इसके अलावा जो भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उसमें शैवाल का वर्णन किया गया है। रोम, चीनी ग्रंथ, इनमें भी इसका वर्णन पाया गया है। इसके अलावा हवाई द्वीप के लोग शैवाल को खाद्य के रूप में प्रयोग करते थे, जबकि फ्रांस के उत्तर तटीय इलाकों में 12वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल खाद्य के रूप में होता था। अफ्रीका के निवासी भी इसका खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद यहाँ तक हमने बात करी है प्राचीन सभ्यताओं की और साथ ही 12वीं शताब्दी की। बाद में जो कॉमन लोगों को शैवाल के बारे में जो जानकारी थी वो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात ही हो पाई। यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो जब 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो उसके बाद लोगों को ये पता लगा कि ये जो शैवाल है जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं वो वास्तव में क्या चीज़ है। सबसे पहले लीनियस ने 1753 में जो शैवाल शब्द है उसका प्रयोग किया था और जब उन्होंने इसका वर्णन किया तो उन्होंने सबसे पहले इसे क्या किया, ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनके साथ ही शैवाल को शामिल किया। लेकिन बाद में ALD जूसी ने 1789 में सर्वप्रथम शैवालों को ब्रायोफाइटा से अलग किया और उसके बाद शैवाल को एक अलग पहचान मिली और इसमें आगे अध्ययन चालू हुआ। आगे 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में शैवालों के बारे में और गहन अध्ययन किया गया। आगे हम देखें तो 1797 में आर रॉथ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाइड्रोडिक्टियन व रिविलेरिया को खोजा तथा उनका वर्णन किया। इसी तरह से जो टर्नर साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1802 में फ्यूकस नाम की जो शैवाल है उसमें प्रजनन का वर्णन किया। इसके अलावा वाउचर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शैवालों के वर्गीकरण में जननांगों के महत्व को समझाया। यानी कि हम जननांगों के आधार पर शैवालों को वर्गीकृत कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी जो थी वो वाउचर ने दी थी। और साथ ही उन्होंने पीढ़ी एकांतरण जो कि शैवालों में बहुत ज़रूरी होता है उसका वर्णन किया। इसके अलावा लैमोरेक्स जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम पर उन्होंने जिस शैवाल की खोज की थी उस शैवाल का नाम दिया गया लैमिनेरिया। ये एक समुद्री शैवाल होती है और इसके जीवन चक्र का लैमोरेक्स ने अध्ययन किया था। इसी तरह से वाउचर ने जिस शैवाल का अध्ययन किया था उस शैवाल का नाम वाउचेरिया रखा था। इसके बाद निरंतर कोई ना कोई कार्य होता रहा तो 1820 में HE लिंक ने ऊडोगोनियम व स्पाइरोगायरा पर जानकारी दी तथा 1824 में CA अगर्द ने जिग्निमा पॉलीसाइफोनिया और ग्रेविले ब्रान ने कारा जो एल्गी थी उसका अध्ययन किया। प्रिंगशिन ने वाउचेरिया, कॉलियोकीट तथा ऊडोगोनियम पर अध्ययन करके महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई। कशाबिका को आधार मानकर 1899 के उपरांत शैवालों का कार्य हुआ तथा 1899 में लूथर ने पहली बार हेटेरोकॉन्टी नामक समूह की स्थापना की। यानी कि एक तरह से जो शैवालों का वर्गीकरण था वो सबसे पहला वर्गीकरण शैवाल के जो पहला वर्गीकरण था वो शैवाल के अंदर कशाबिका की उपस्थिति के आधार पर किया गया और इसीलिए उन्होंने इस ग्रुप को यानी कि शैवाल के जो पूरा ग्रुप होता है इसे हेटेरोकॉन्टी नाम दिया था।
इसी को आगे चलकर ब्लैकमैन ने 1900 में व पाश्चर ने 1941 में शैवालों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। भारत में अगर शैवालों के इतिहास की बात करें तो आयुर्वेद में और प्राचीन ग्रंथों में इसका काफ़ी वर्णन है। इसके अलावा सर्वप्रथम 1839 में रॉयल ने हिमालय क्षेत्र के जो शैवाल थे उनका अध्ययन किया था और लिबेक ने कारा की प्रजातियों का तथा ग्रिफिथ ने यूडोराइना पर कार्य किया था। प्रसिद्ध शैवाल वैज्ञानिक M.O.P. अयंगर, जो कि भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, इन्होंने शैवाल पर बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य किए और जो M.O.P. अयंगर हैं, इन्हीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हैं देसिकाचारी, रामनाथन व सुब्रमण्यम, जिन्होंने आगे चलकर शैवाल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। M.O.P. अयंगर के अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उस पर घोष ने 1919 से 1932 तक काम किया। इसके अलावा दूसरे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं R.N. सिंह, इन्होंने भी ब्लू ग्रीन एल्गी पर काम किया और इनके जो काम का टॉपिक था वो मतलब जो इन्होंने काम किया उसे अपने मोनोग्राफ भारतीय कृषि में नील हरित शैवालों के सहयोग से नाइट्रोजन उर्वरक की खपत में कमी, क्योंकि जो नील हरित शैवाल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि अगर हम खेती में नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं तो हमें अलग से नाइट्रोजन उर्वरक को उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये कार्य उन्होंने अपने मोनोग्राफ में पब्लिश कराया था। इसके अलावा टी.बी. देशिकाचारी ने साइनोफाइटा पर काम किया और उसका मोनोग्राफ तैयार किया। H.D. कुमार ने भी शैवालों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया और इन्होंने सर्वप्रथम साइनोफाइटा में आनुवंशिक पुनर्संयोग या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को रिपोर्ट किया था। J.N. मिश्रा ने 1966 में अपना मोनोग्राफ लिखा था जिसमें भारत के भूरे शैवाल यानी कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी ब्राउन एल्गी होती है उसे इन्होंने अपनी इस बुक में पब्लिश किया था। इसके अलावा आज की डेट में भी भारत में शैवाल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं शैवालों के वर्गीकरण की। तो शैवाल के वर्गीकरण के लिए जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है यानी कि ICBN, ये एक संस्था है जो बॉटनिकल जो भी मेंबर होते हैं यानी कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें उनके वर्गीकरण के लिए कुछ नियम बनाती है। इसी तरह से उन्होंने शैवालों के वर्गीकरण के लिए ये बात बताई कि अगर हम उसे वर्गीकृत करके अलग अलग विभाग, वर्ग, गण या कुल में रखते हैं तो उनका जो नाम हम रखेंगे उस नाम के अंत में कुछ सफिक्स या प्रत्यय लगाए जाएंगे और वो प्रत्यय इस प्रकार से हैं। जैसे अगर हम विभाग या डिवीजन का नाम रखते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, फाइटा आएगा, जैसे कि क्लोरोफाइटा। इसी तरह से अगर हम वर्ग का नाम रख रहे हैं तो उस नाम के अंत में क्लोरोफाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, लास्ट में फाइसी आया। गण अगर रख रहे हैं तो एल्स, जैसे कि वॉल्वोकेल्स, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए वो एल्स का होना चाहिए। इसी तरह से जो इसका कुल है, कुल के नाम के अंत में एसी आना चाहिए, जैसे वॉल्वोकेसी, फैमिली है वॉल्वोकेसी। तो ये नियम अगर मतलब जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे तभी वो सही माने जाएंगे। इसके बाद फिर आते हैं फिलिप्स यूजान फ्रिश। इन्होंने 1935 में शैवालों के कुछ लक्षणों को आधार मानकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और ये वर्गीकरण उन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में प्रकाशित किया। तो उन्होंने कौन कौन से लक्षणों को आधार माना था? सबसे पहला जो लक्षण था, शैवाल में सूका या थैलस की संरचना। दूसरा था उस थैलस के अंदर या कोशिका के अंदर जो भोजन संचित हो रहा है उसका क्या प्रकार है। तीसरा था कशाभिका की उपस्थिति।
व संख्या व प्रकार। चौथा था कोशिका की जो भित्ति है उसकी क्या संरचना है और क्या संगठन है। इसके अलावा जो पांचवा जो उन्होंने बिंदु लिया था वो था शैवालों में उपस्थित प्रजनन की विधियां, यानी कि उसमें प्रजनन किस प्रकार का हो रहा है, आलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है या कायिक जनन है। इन लक्षणों के आधार पर उन्होंने क्या किया, शैवालों को 11 वर्गों में विभक्त किया और 12वां जो वर्ग था वो उन्होंने रखा जीवाश्मीय सदस्यों का। इस तरह से उन्होंने कुल 12 वर्ग बनाए, जिसमें से 11 वर्गों में जीवित सदस्यों को रखा और एक जो अंतिम जो वर्ग था वो उन्होंने जीवाश्मीय सदस्यों का रखा। और ये वर्गीकरण उन्होंने अपने बुक शैवालों की संरचना व जनन में विस्तार से वर्णित किया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो 12 वर्ग बनाए उनके नाम क्या क्या थे। तो सबसे पहला था क्लोरोफाइसी। अब इन्होंने नाम दिए, मतलब इन्होंने कैटेगराइज किया किसमें, वर्ग के अंदर। और आईसीबीएन ने भी जो सफिक्स बताया है वो क्या है, फाइसी, अंत में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी, लास्ट में फाइसी शब्द आ गया। दूसरा है जेंथोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, जेंथोफाइसी जो होती है वो ब्राउन एल्गी होती है। तीसरा जो वर्ग है उसका नाम है क्राइसोफाइसी। चौथा है बेसिलेरियोफाइसी, जिसके अंदर की सभी डाइटम्स वगैरह आते हैं। पांचवा है क्रिप्टोफाइसी। छठा है डाइनोफाइसी। सातवां है क्लोरोमोनिडिनी। आठवां है युग्लिनोफाइसी। नौवां है फियोफाइसी। देन 10वां है रोडोफाइसी और 11वें नंबर पर है मिक्सोफाइसी और 12वें नंबर पे है निमेटोफाइसी। निमेटोफाइसी जो है इसमें जीवाश्मीय समूह कहा गया है क्योंकि इसमें जीवाश्मीय सदस्यों को शामिल किया गया। आईसीबीएन ने जो अपने पहले सफिक्स बताए थे 1952 में, वो केवल डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली तक ही बताए थे। आगे जाकर लेंजा ने 1955 में कुछ और सफिक्स बताए कि अगर हम बहुत अधिक मेंबर हो रहे हैं और डिवीज़न को सब डिवीज़न में वर्गीकृत कर रहे हैं तो सब डिवीज़न के नाम के अंत में फाइटीना आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम क्लास को सब क्लासेस में विभक्त कर रहे हैं तो सब क्लासेस के नाम के अंत में फाइसीडी शब्द आना चाहिए था। ऑर्डर को अगर हम सब ऑर्डर में विभक्त कर रहे हैं तो सब ऑर्डर के नाम के अंत में ईनेल्स आना चाहिए था। और फैमिली को अगर हम सब फैमिली में विभक्त कर रहे हैं तो उसके नाम के अंत में ओईडी आना चाहिए था। इसी तरह से सबसे अंत में जीनस का नाम होता है जो कि ग्रीक नाम होता है और स्पीसीज का नाम जो होता है वो लैटिन नाम होता है। जीएम स्मिथ ने 1955 में उपरोक्त नोमेनक्लेचर को अपनाते हुए एक अपना दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें कि 7 डिवीजन थे जो पुनः क्लास में विभक्त किए गए थे। और उन्होंने अपना जो वर्गीकरण था वो कुछ लक्षणों के आधार पर दिया था, जिसमें था कायिक कोशिकाओं की आकारिकी तथा कारिकी और दूसरा था जननांगों तथा चल कोशिकाओं की संरचना। यानी स्मिथ ने जो अपना वर्गीकरण की था वो इन दोनों लक्षणों के आधार पर दिया था। अब देखते हैं कि स्मिथ ने कौन से 7 डिवीजन बनाए थे। तो स्मिथ द्वारा दिए गए जो डिवीज़न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले डिवीज़न का नाम है क्लोरोफाइटा। इस डिवीज़न को आगे 2 क्लासेस में विभक्त किया गया है जिनके नाम हैं क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। इसी तरह से दूसरा जो डिवीज़न है उसका नाम है युग्लिनोफाइटा, जिसमें केवल एक क्लास है जिसका नाम है युग्लिनोफाइसी। नेक्स्ट जो तीसरा डिवीज़न है उसका नाम है पायरोफाइटा और इसके अंदर डेस्मोफाइसी एक ही क्लास है। देन आता है क्राइसोफाइटा। इसमें 3 क्लास को शामिल किया गया है, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। ऊपर के ये जो 3 जो डिवीज़न हैं ये ग्रीन एल्गी के डिवीज़न हैं, जबकि क्राइसोफाइटा जो होता है वो पीली हरी यानी कि येलो ग्रीन एल्गी के डिवीज़न है। फिर आता है फियोफाइटा जो कि ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 3 फैमिलीज़ को शामिल किया गया है, आइसोजेनेरिटी,
हेटेरोजेनेरिटी और साइक्लोस्पोरी। छठा जो डिवीज़न है उसका नाम है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में एक क्लास है साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी इसका पुराना नाम है और साइनोफाइसी जो है वो इसी फैमिली का नया नाम है। अंतिम जो डिवीज़न है यानी कि सातवां जो डिवीज़न है वो है रोडोफाइटा। इसमें एक क्लास है रोडोफाइसी। यहाँ पर जो साइनोफाइटा जो डिवीज़न है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का डिवीज़न है और रोडोफाइटा जो डिवीज़न है वो रेड या लाल एल्गी का डिवीज़न है। तो इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि फ्रिश ने अपना वर्गीकरण शैवालों का किस प्रकार से दिया और उसके बाद स्मिथ द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है उसमें कितने डिवीज़न हैं और कितनी क्लासेस हैं। आगे क्या जो लेक्चर होगा उसमें हम इन सभी डिवीज़न के लक्षणों का अध्ययन करेंगे।